हेलो गाइस, मैं मेरे चैनल सुपर हिस्ट्री क्लासेस में आज एक नए टॉपिक के साथ चर्चा करने पर आ गई हूँ, है ना। तो चलिए आज हम ताम्रपाषाण काल यानी इस टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। यानी ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल है क्या, इसे ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं, इस समय के प्रमुख क्षेत्र, उसके अंतर्गत वो जो जो स्थान जहाँ से हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई उन्हें हर चीज़ पर हम आज चर्चा करेंगे, बेसिक से बिल्कुल, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में यानी रेलवे आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो अगर हमें इसकी जानकारी नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो चलिए आज हम ताम्रपाषाण काल के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए ताम्रपाषाण काल यानी ताम्रपाषाण काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है यानी बेसिक से शुरू से इतिहास को देखा है मेरे वीडियो, तो आपको जानकारी और अच्छी होगी, है ना। तो अगर नहीं देखा तो उन्हें भी देख लिया कीजिए। और जैसे ताम्रपाषाण काल, जैसे नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल आए। उसके बाद नवपाषाण काल जैसे ही अंतिम यानी उनका अंत हुआ उसी समय ताम्रपाषाण काल। तो देखिए ताम्रपाषाण काल जैसे उस समय क्या थे, पुरापाषाण काल, पूरा बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग, है ना, मनुष्य करता था। उसके बाद मध्यपाषाण यानी जिस तरह के औजारों, चीजों, वस्तुओं का उपयोग करता है उस हिसाब से नाम भी उन समय का यानी उस कालों का नाम भी पड़ा है। जैसे पुरापाषाण काल यानी बड़े पत्थरों का उपयोग होता था। मध्यपाषाण काल औजार वगैरह थोड़े छोटे होने लगे, है ना, इसलिए मध्यपाषाण काल। उसके बाद नवपाषाण काल, कुछ और नए तरीके से नोकदार छोटे और छोटे होने लगे, साइज में पॉलिशदार आने लगे। नवपाषाण काल पहिए का आविष्कार, ये सब जो कि मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुकी हूँ। उसके बाद ताम्रपाषाण काल, देखिए ताम्रपाषाण काल कहते क्यों है इसे, क्योंकि इस समय ना देखिए मानव क्या है ना, तांबे यानी तांबे की खोज हुई, पता ना, तो तांबे धातु की खोज हुई। तो इसी तरह क्या पत्थर, ये नहीं कि पत्थर का नहीं, तो पत्थर के साथ ही तांबे का यूज होता था। तो जैसे पत्थर भी रहते थे उसी के साथ छोटा मोटा कुछ यूज हो गया, उसके साथ चिपका दिए किसी भी रूप में। जैसे क्या ताम्र प्लस पत्थर, है ना, तांबा प्लस प्रस्तर माने पत्थर, तो तांबा प्लस पत्थर मिलके ताम्रपाषाण युग कहलाते हैं। यानी इस समय तांबा और पत्थर के बने औजारों, इस तांबे के वस्तुओं का भी उपयोग होता था, इसलिए इस काल को हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं या इस नाम से हम जानते हैं। तो देखिए इसमें इसके निवास स्थान कौन कौन से हैं, इस जगहों से क्या क्या मिले हैं, किस जगह के मृदुभांड माने सबसे उत्कृष्ट थे, ये सब इन सब विषयों में अभी मैं चर्चा करूँगी, है ना। पर हाँ, एक चीज़ की वीडियो को अगर स्किप किया तो फिर समझने में दिक्कत होगी, इसलिए प्लीज़ वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो को देखिए, बेसिक से जानिए, समझिए, है ना, कि तुरंत हड़बड़ी के चक्कर में अभी तो हम स्किप कर लेंगे, फिर बाद में हाँ से समझे नहीं समझे 10 बार, इसलिए एक ही बार देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, ताकि एक ही बार दिमाग में सेट हो जाए ना। तो देखिए इसमें क्या है ना, ये चार्ट जो बनाया है इसमें सिर्फ अभी इस राजस्थान का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो स्थान है उसके बारे में भी यहाँ चर्चा हुई है ना। और इसी वीडियो में हम इसको भी जानेंगे और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को जाने। तो चलिए ये और इसके इसी वीडियो में हम इनको भी जानेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा ताम्रपाषाण काल इसे क्यों कहते हैं, तांबा प्लस पत्थर का उपयोग मनुष्य करने लगा, है ना। मनुष्य द्वारा जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मनुष्य द्वारा उपयोग की गई पहली धातु क्या है, तांबा। जैसे देखिए पाषाण काल थे, उसके बाद क्या हुआ, तांबा, तांबे के बाद कौन सा उपयोग हुआ, कांसा का उपयोग। कांसे के बाद क्या आया, कांसे के बाद आपका आया लोहा, है ना, लोह युग, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक, अभी हम तांबा की बात कर रहे हैं तो ये हम समझते हैं। इस समय देखिए निवास स्थान मुख्यतः नदी, यानी देखिए तांबा प्लस पत्थर, है ना, यानी ताम्रपाषाण का। और ये इसका जो स्वरूप है ना, नगरीय स्वरूप रहता है, ग्रामीण स्वरूप रहता है, अभी भी है बहुत जगह जैसे नगरीय स्वरूप है, कहीं अभी भी ग्रामीण इलाके है, तो होता है नहीं कि वो जगह वो भी ग्रामीण क्षेत्र है, ये शहरी क्षेत्र है। इस समय ये भी देखिए समझिए ग्रामीण सभ्यता, इसमें जो भी है ना इसमें ग्रामीण सभ्यता है। भले आगे जाके जब देमाबाद ये चीनामगांव ये आगे जाके शहरीकरण के मैंने क्या नगरीकरण स्तर तक पहुंच चुके थे, मगर ग्रामीण ही है, पहुंच चुके थे, मगर तब तक आते आते पतन भी हो चुका है ना। तो सब हम आगे बात करेंगे इनकी। तो चलिए इस समय देखिए ग्रामीण सभ्यता थी, यानी इसका स्वरूप क्या था, ग्रामीण स्वरूप था, है ना, सभ्यता। देखिए इस समय निवास स्थान मुख्यतः नदियों के किनारे होता था, यानी इस समय के जो समाज था, लोग थे, वो कहाँ निवास करते थे, यानी कहाँ पर अपनी बस्ती यानी रहना आवास वगैरह बनाते थे, नदियों के किनारे। और नदियों के किनारे यही क्यों बनाते हैं, थोड़ा अगर माइंड घुमाइए,
जैसे अभी तो हमारे पास बहुत से साधन हैं, हैंडपम्प हो गए, आपके बोरिंग वगैरह। उस समय तो इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, क्यों? तब तो इंसान रहना ही सीखा था, तो तुरंत तो होगा नहीं। तो नदियों के किनारे इसलिए आवास करते थे क्योंकि वहाँ अगर हम निवास करेंगे तो हमें रहने के लिए, पीने के लिए हमें पानी चाहिए, है ना। पानी, खाना वगैरह बनाने के लिए भी पानी का उपयोग, हर एक काम के लिए पानी, है ना, बहुत ही यूजफुल होता है। पानी के बिना जिंदगी संभव ही नहीं हो पाती है। तो देखिए, नदियों से हमें पानी मिल जाता है जिससे हम अपना दैनिक जीवन में यूज कर सकते थे, पीने, खाने, हर एक काम में। प्लस उस समय का मुख्य आधार क्या था जीवन जीने का? पशुपालन और कृषि था। तो कृषि के लिए भी हमें उपयोग, है ना, जितना उपयोग के लिए पानी कहाँ से? नदियों के द्वारा, नहर बना के, बांध बना के, जो भी हो वो नदियों से ही प्राप्त होते। इसलिए नदियों के आसपास ही कोई भी सभ्यता, हम इसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता जो सिंधु नदी के किनारे है ना, इस तरह से हम जब पढ़ेंगे हड़प्पा की जो सभ्यता संस्कृति थी, तो किस तरह से नदी के किनारे, जैसे कहते हैं ना उसको सिंधु संस्कृति, तो इस तरह नदियों के किनारे इनका निवास होता था ताकि पानी वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। तो इसलिए, और ये भी पढ़ेंगे कि कौन सा संस्कृति किस नदी के किनारे उपस्थित, यानी इस क्या बोले, निवास करती थी। सामूहिक आवास का निर्माण, देखिए आवास, इससे पहले वीडियो में मैंने समझाया था ना, इससे पहले वीडियो में भी मैंने समझाया था कि सामूहिक आवास का निवास। अब कोई भी सभ्यता या संस्कृति बसेगी तो कोई एक इंसान तो रहेगा नहीं, है ना, तो बहुत से परिवार वगैरह बसेंगे। सामूहिक आवास का निर्माण होता था। कृषि एवं पशुपालन, यानी देखिए जैसे कि अभी मैंने बात किया, कृषि और पशुपालन जीवन जीने का मुख्य आधार था। भले शिकार भी किया करते थे, मगर उसके इस काल तक आते आते मनुष्य क्या कृषि और पशुपालन भी करना चालू कर दिया था, स्थायी जीवन जीना चालू कर दिया था। तो इसके लिए पानी चाहिए, इसलिए नदियों के किनारे ये बसा करते थे। देखिए उसके अलावा मकान, मकान जो बने होते थे, मकान प्रस्तर एवं मिट्टी, प्रस्तर में पत्थर और मिट्टी के बने होते थे, यानी मिट्टी का लेप होता था, पत्थर चढ़ा चढ़ा के बनाया जाता था। इस प्रकार से उस समय के निवास स्थान यानी घर मकान बनाया जाता था, बने होते थे। परंतु गिलुंड, देखिए ये जो गिलुंड है, ये गिलुंड, ये आपको याद रखने लायक जगह है, क्योंकि गिलुंड से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। साक्ष्य प्राप्त होते हैं यानी यहाँ से इस तरह के साक्ष्य, यानी पक्की ईंटों के मिले कि मकान वगैरह कुछ मात्रा में बने, जो मकान होंगे पक्की ईंटों के बने होते। इसलिए क्वेश्चन में अगर आई कि अगर आपको ऑप्शन दे दिए, गिलुंड दे दिया, मालवा दे दिया, इनाम गांव, या फिर आपको कुछ भी दे दिया, जोरबे, इनाम गांव, नवासा, इस तरह, यहाँ से कहाँ से पक्की ईंटों के, है ना, साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो आप अगर चीज़ों को समझे रहेंगे तब तुरंत ये तो गिलुंड है, क्योंकि ताम्रपाषाण काल में एक गिलुंड ही ऐसा है जहाँ से हमें पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो चलिए ये चीज़ें दिमाग में याद रखिएगा, है ना, यहाँ पर बैठा के रखिएगा। अब देखिए ताम्र, इस चार्ट को थोड़ा समझिएगा ना तो आपको बहुत ही आसानी होगी एग्जाम में। और हाँ, ये नहीं कि समझ लिया फिर नहीं, रिवीजन भी जरूरी है, तो साथ साथ समझिए, पढ़िए, समझिए और साथ में रिवीजन भी अपना जारी रखिए। ताम्रपाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र, है ना, यानी देखिए, और ये देखिए मैं इसके क्षेत्र को, यानी कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में ताम्रपाषाण संस्कृति पनपी थी, कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और उस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से स्थान हैं जो भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम कुछ स्थानों को ही क्यों रखते हैं, क्योंकि देखिए जो स्थान यहाँ पर दिए गए हैं वहाँ से तांबा का साक्ष्य प्राप्त हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो एक ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। तो तांबा हमें मिले हैं वहाँ से, तांबा के औजार हो या कुछ भी हो, गहने हो, आभूषण हो, कुछ भी, मगर तांबा के मिले, इसलिए हम ताम्रपाषाण काल का जो क्षेत्र है इस तरह से हम समझते हैं। चलिए आइए हम समझते हैं। राजस्थान, देखिए राजस्थान, यानी देखिए एक बार देखिए राजस्थान, मध्य भारत, महाराष्ट्र, पूर्वी भारत, यानी ये क्षेत्र है, उसके अंतर्गत ये स्थान है। तो चलिए ये मान लीजिए इंडिया का मैप है, ये वाला जो क्षेत्र हो गया ये इंडिया का मैप है। तो अब थोड़ा सा देखिए ये क्या हो गया, उत्तर, ये वाला कौन सा हो गया, दक्षिण, और ये इधर वाला साइड क्या हो गया, पूरब, है ना, और इधर वाला साइड क्या हो गया, पश्चिम। तो जब हम इतना जान गए तो देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम कौन सा है, तो राजस्थान, यानी ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, राजस्थान हो गया। तो राजस्थान में कौन कौन से स्थलों को हम देखेंगे, आहार संस्कृति हो गया, जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, और इसको हम बनास संस्कृति और आहार संस्कृति क्यों बोलते हैं, है ना, ये भी हम समझेंगे। इसी के राजस्थान में ही गिलूंड, बालाथर और गणेश्वर संस्कृति की बात करेंगे, और यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, इसकी क्या विशेषताएं रही है, उन सबको हम देखेंगे। मध्य भारत, यानी ये देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये मध्य भारत का क्षेत्र है ना,
तो इसमें हम कायथा, मालवा, एरन आदि संस्कृतियों को देखेंगे। ये देखिए महाराष्ट्र, यानी थोड़ा दक्षिण की ओर आइए मैप में देखिए नीचे, ये क्या हो गया महाराष्ट्र का क्षेत्र है ना। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जोरवे संस्कृति, देमावाद, इनामगांव, नेवासा, इन जगहों के बारे में थोड़ा देख लेंगे कि इनमें कौन सा ग्रामीण है, कौन सा क्षेत्रफल के हिसाब से यानी स्थान के हिसाब से कौन सा बड़ा है, यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं है ना पाई गई है। उसके अलावा देखिए पूर्वी भारत, इधर है ना पूर्वी भारत में हम क्या देखेंगे, ये वाला क्षेत्र जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा है ना, ये वाला क्षेत्र ये देख लेंगे यहाँ से क्या क्या प्राप्त है। तो चलिए, मुझे आशा है कि ये चीज़ जो है आप समझ चुके हैं, और अगर नहीं तो इसको देख लीजिए, फिर बाद में आप इसको फिर से देख लीजिएगा जब भी रिवीजन हो या फिर खुद से नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए, फिर से इसको एक बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए अब हम इधर समझते हैं। देखिए आहार संस्कृति, देखिए यानी बनास संस्कृति, तो अब इसको हम बनास, देखिए आहार संस्कृति यानी इसी को हम बनास संस्कृति क्यों कहते हैं, सोचिए। क्योंकि देखिए आहार वो एक स्थल है और ये बनास वो नदी, बनास नदी घाटी के किनारे, इसीलिए उसको बनास संस्कृति और आहार संस्कृति भी हम कहते हैं। तो इसी तरह से अब देखिए, अब इसका नाम क्या है, प्राचीन नाम, यानी इसका प्राचीन नाम क्या था, ताम्रवती। ताम्रवती यानी तांबे वाली जगह, यानी यहाँ पर बहुत मात्रा में तांबा पाई जाती थी, यानी ताम्रवती, तांबे वाली जगह। प्रमुख स्थल, यानी अब इसके देखिए प्रमुख स्थल, यानी ये वाला जो आहार संस्कृति, इसके अंतर्गत कौन कौन से स्थल आते हैं, वो क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से स्थल है वो हम उसको समझते हैं। आहार हो गए, गिलुंड हो गए, गणेश्वर हो गए, बालाथल, अभी मैंने बात किया ना कि ये तो ये सब आते हैं। गिलुंड, देखिए गिलुंड है इस संस्कृति का स्थानीय केंद्र था, यानी जो आहार संस्कृति का सोचिए स्थानीय केंद्र क्या था, तो गिलुंड था। गिलुंड से बहुत मात्रा में तांबा उपलब्ध होते थे, तथा यहाँ से पकी हुई ईंटों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्योंकि मैंने देखिए स्टार्टिंग में ही इसको डाला है, क्यों यहाँ डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसीलिए। तो यहाँ से क्या पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे मैंने पहले ही कह चुकी हूँ, है ना। काले लाल, यानी काले प्लस लाल, यानी काले लाल मृदभांडों पर, यानी काले और लाल रंग के मृदभांड होते थे, उस पर सफेद रंग, यानी देखिए रंग क्या है, काले और लाल हो गए है ना, सफेद रंगों से रेखाचित, यानी उसके ऊपर जो डिजाइन बनाया जाता था, अलंकृत किया जाता था, उसको सफेद रंगों से किया जाता था। बालाथल, देखिए बालाथल से टेराकोटा के बने बेल, देखिए जो बालाथल से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, इन चीजों के याद रखिएगा ना। बालाथल से क्या, टेराकोटा के बने बेल के साक्ष्य, तथा देखिए पत्थर प्लस तांबा के उपकरण। मैंने यहाँ बात किया ना कि ताम्रपाषाण काल क्यों कहते हैं, यहाँ टेराकोटा के बने बेल मिले हैं, तथा पत्थर प्लस तांबा के उपकरण, यानी लोहा का, लोहा बोल रही हूँ, यानी तांबा का नोक वगैरह होगा, लोहा का भी उसके, यानी तांबा और लोहा के मिश्रण से वहाँ पर क्या उपकरण बनाए गए हैं। गणेश्वर, देखिए गणेश्वर नामक स्थल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह राजस्थान में खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे की समृद्ध खानों के निकट स्थित है। यानी देखिए गणेश्वर ये क्यों विशेष है, क्योंकि गणेश्वर से, यानी इधर वाला जो क्षेत्र होता है, इधर भी एक हम जगह पढ़ेंगे जो आगे हम पढ़ेंगे, तो अभी ध्यान से देखिए। गणेश्वर ये कहाँ है, राजस्थान का एक स्थल है, जो कि कहाँ पर स्थित है, खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के तांबे के समृद्ध खानों, यानी समृद्ध, यानी बहुत मात्रा में वहाँ तांबा पाए जाते थे, जो कि तांबे के खान थे गणेश्वर। तो वहाँ पर कहाँ पर स्थित है, आपने देखा खेतड़ी ताम्रपट्टी के सीकर झुंझुनू क्षेत्र के है ना, तो इसके आसपास जो स्थित है, तो यहाँ से भारी मात्रा में जैसे तांबे की जरूरत होती थी, तो कहाँ से, इसी के खानों से सबको आपूर्ति होती थी। इस क्षेत्र से खुदाई में निकली तांबे की वस्तुओं में, यानी कि जब खुदाई हुई है ना, इतिहास को खंगालना है ना, जब इतिहास को खंगाला गया, खुदाई वगैरह के काम प्रारंभ किए गए, तो खुदाई में देखिए किन किन चीज़ों को, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। तीर के नोक, है ना, तांबे की वस्तु, यानी तांबे के वस्तुएं ही, तांबे से बनी हुई है। तीर के नोक मिले हैं, तीर के नोक, बर्छे के फाल, बस्तियां भी तो खनन से ही ना मिलेंगे, सेल्ट, कंगन, छीनी आदि इस तरह के चीज़ों के साक्ष्य मिले, यानी तांबे की वस्तु, उसके बस्तियां भी मिली है कुछ, और बाकी तांबे की ये सब वस्तुएं मिली हैं। और गणेश्वर, जैसे कहा मैंने अभी,
गणेश्वर हड़प्पा संस्कृति को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कराता था। देखिए किसको, हड़प्पा संस्कृति को, यानी इस पॉइंट को थोड़ा दिमाग में रखिएगा, है ना। हड़प्पा संस्कृति, यानी जब हम और डीपली पढ़ेंगे ना इसको, आगे और पढ़ेंगे, अभी तो हम देख रहे हैं कुछ मेन पॉइंट, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति यानी देखिए, जब अगर हम ताम्रपाषाण काल की जब बात करें ना, तो कुछ संस्कृति ऐसी है जो हड़प्पा संस्कृति से पूर्व यानी हड़प्पा संस्कृति से पहले की संस्कृतियां है ताम्रपाषाण, कुछ है कि समकालीन, समकालीन यानी साथ साथ हड़प्पा संस्कृति भी चल रही थी। देखिए यही समझने वाली चीज है, हड़प्पा संस्कृति भी चल रही थी और ताम्रपाषाण काल भी चल रहा था, है ना। तो देखिए अगर आप गौर कीजिए तो देखिए ताम्रपाषाण काल किस क्षेत्र में है, मुख्यतः कहाँ पर है, ये आपको भारत में दिख रहे इस वाले क्षेत्र में, इधर इधर नीचे दक्षिण भारत, जबकि हड़प्पा संस्कृति यहाँ से यानी आपका पाकिस्तान सिंधु का क्षेत्र से लेकर कश्मीर, ये सब इस तरह से मिलेंगे ना, गुजरात का क्षेत्र। तो देखिए यानी चल रहे थे, मगर वो क्या थी, नगरीकरण सभ्यता थी, और ये क्या है, ग्रामीण, यानी वहाँ नगर स्तर तक वो सभ्यता, सोचिए उस जनरेशन में नगर के स्तर, नगरीय स्तर पर वो सभ्यता थी, जबकि ये ग्रामीण सभ्यता थी। उसके बाद तो ही देखिए यहाँ पर है ना गणेश्वर हड़प्पा, तो यहाँ से हड़प्पा को भी पहुँचाया जाता था, है ना, तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति कराता था। कौन कराता था, गणेश्वर, है ना, हड़प्पा संस्कृति को भी। उसके बाद गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई, देखिए नोट करने वाले पॉइंट है ना, गणेश्वर संस्कृति को प्राक हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति कहा जा सकता है, जिसकी भित्ति पर, क्या कहा गया यहाँ पर, भित्ति पर परिपक्व हड़प्पा संस्कृति खड़ी हुई, है ना। यानी यहीं से तांबे की वस्तुएं जाने लगी, फिर तांबा प्लस टीन मिलकर कांसे युगीन यानी कांसे की वस्तुएं बनने लगी, और भित्ति यानी इसी की भित्ति किसको कहते हैं, दीवार को, इसी की दीवारों पर आगे जाकर क्या, एक समृद्ध यानी नगरीकरण, है ना, नगरीय सभ्यता जो कि हड़प्पा सभ्यता थी विकसित हुई। तो चलिए इतना जाने, अब हम किस चीज को देखेंगे, अब हम मध्य भारत यानी, अब देखिए राजस्थान वाला जो क्षेत्र था, है ना, ये वाला क्षेत्र यानी ये वाला देखिए आहार, जो कि भी मैंने समझा आहार हो गया, यानी इसी को बनास संस्कृति कहते हैं, अभी हमने समझा, यानी राजस्थान वाला जो क्षेत्र था ताम्रपाषाण काल का, गिलियुंड, बालाथल और गणेश्वर, देखिए ये सब चीजें हम क्या किए अभी जान, इतना समझे है ना। अब हम इसी वीडियो में मध्य भारत भी चलिए देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम महाराष्ट्र और पूर्वी भारत को देख लेंगे, जौरवे संस्कृति और बिहार वगैरह देख लेंगे। तो चलिए अभी हम इसको देखते हैं। अब हम मध्य भारत के कुछ प्रमुख स्थलों को देखते हैं ना। तो मध्य भारत यानी चलिए मध्य भारत यानी कायथा संस्कृति, V.S. वाकनकर को कायथा संस्कृति के खोज का श्रेय दिया जाता है, यानी किसी न किसी संस्कृति या स्थलों का खोज किसी खोज करता, हर कोई ना कोई खोज करता होता है। तो इसी तरह कायथा संस्कृति के खोजकर्ता का श्रेय यानी खोजकर्ता का श्रेय यानी खोज का श्रेय किसे दिया गया है, V.S. वाकनकर को। ये सब चीजें याद रखिएगा। प्रमुख स्थल यानी कायथा संस्कृति के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है, मालवा है, नवदा टोली है, एरन आदि। अब देखिए यहाँ से कायथा से कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है, तो तांबे के 29 कंगन तथा 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। तांबे के 29 कंगन तथा 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। कायथा को देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ना, बराहमीर, ये थोड़ा गुप्त काल से है, मगर इसको ना जान लीजिए, क्योंकि कायथा को भारतीय प्राचीन साहित्य, देखिए कायथा को भारतीय प्राचीन साहित्य में कपित्थक यानी बराहमीर का जन्म स्थल कहा गया है। अब जब बराहमीर का जब यहाँ पर नाम आता ही है, तो मैंने सोचा कि उनके बारे में 2-3 पॉइंट्स यहाँ नोट कर दूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो, और आगे जब हम गुप्त वंश पढ़ेंगे, गुप्त काल देखेंगे, तब हम समझेंगे चीज़ों को। तो जैसे कायथा यानी भारतीय प्राचीन साहित्य में कपित्थक, है ना, कपित्थक कहा जाता था। तो कायथा को किसका जन्म स्थल, बराहमीर का जन्म स्थल कहा गया। अब ये आप जब आपका ये नाम देखोगे बराहमीर, जैसे मैंने यहाँ ऐड किया, तो आपके मन में ये सोच तो जरूर आएगा कि बराहमीर है कौन, है ना, तो कोई विद्वान ही रहे होंगे, तभी तो इतिहास में उनका नाम है। तो चलिए इसके बारे में 2-3 पॉइंट्स मैंने नोट किया है, इसको भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए बराहमीर ये एक गणितज्ञ प्लस खगोल शास्त्री थे। क्या थे, गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। ये चंद्रगुप्त द्वीप, देखिए गुप्त वंश कुछ दिख रहा है, गुप्त वंश के बारे में, मगर इनका जन्म स्थल होने के कारण यहाँ पर इनका विवरण दे दिया थोड़ा सा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। नवरत्न यानी विद्यमान थे,
होते ना कि आगे जाके जैसे अकबर के भी नवरत्न हम पढ़ेंगे, तो नवरत्न माने क्या, 9 विद्वान व्यक्ति जो कि अलग अलग क्षेत्र में हर किसी कोई जानकार होता है, कोई ज्योतिष से हो गया, कोई व्याकरण से हो गया, कोई कवि हो गया महान, इस तरह से जैसे कालिदास भी इन्हीं के चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। एक्चुअली इनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, और ये जो विक्रमादित्य थी ये उपाधियां लिया करते थे राजा महाराजा, तो ये विक्रमादित्य ये चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि थी, है ना। तो इन्हीं के यहाँ 9 रत्न रहा करते थे, यानी 9 विद्यमान व्यक्ति। तो उनमें से ब्रह्ममिहिर भी एक थे, जो क्या थे, गणितज्ञ प्लस खगोल शास्त्री थे। और बाकी इनके बारे में और डीपली जानेंगे जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे इनके समय स्वर्ण काल रहा है कि किस तरह से 9 रत्नों, उनके बारे में भी हम अलग से चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रमुख रचना इनकी प्रमुख रचना में है बृहद संहिता प्लस पंचसिद्धा टीका, है ना। तो ये इनकी प्रमुख रचना है। मैंने मुख्य 2 को दिया है, बहुत जब हम इनको बोले ना अभी गुप्त काल में जब डीपली पढ़ेंगे तब और बेसिक से चीज़ों को और डीपली समझेंगे, है ना। तो चलिए जब ब्रह्ममिहिर का यहाँ नाम आ ही गया तो सोचा कि 1-2 पॉइंट्स उनके बारे में दे देते हैं। तो बस उसके बाद यानी कैथा को ब्रह्ममिहिर का जन्म स्थल भी कहा गया है। मालवा संस्कृति, देखिए मालवा संस्कृति वो भी कहाँ, मध्य भारत विस्तार। अब इसका विस्तार कोई ना कोई नदी घाटी क्षेत्र में, जैसे तो विस्तार कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पर है ये। मालवा से चरखा तथा तकलियों के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले, थोड़ा गौर कीजिए। समुदाय है ना, जैसे यहाँ पर जीवन व्यतीत करना शुरू हो गया था, ग्रामीण ही थे मगर एक है ना समुदाय रहना, जैसे बस्तियाँ बसना, ये सब शुरू हो गए थे। तो देखिए यहाँ से चरखा तथा तकलियों के साक्ष्य मिले। जब चरखा मिला है यानी आगे हम जो जोरवे संस्कृति पढ़ेंगे ना महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र में, तो उसमें देखिए पटसन वगैरह भी मिले हैं। पटसन यानी जिससे रेशेदार धागे मिलते हैं, यानी कपड़े वगैरह जिससे बनते हैं धागे से, तो उस तरह से देखिए चरखे, यानी इससे हम ये जान सकते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन मैंने जो सभ्यता थी उस समय के जो व्यक्ति थे ये कपड़े बुनने सिलने से भी शायद परिचित थे, है ना, संभवतः इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो मालवा संस्कृति, देखिए मालवा से चरखा तथा तकलियों के साक्ष्य मिले हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदुभांडों की उत्कृष्टता के कारण जानी जाती है। और किन के कारण, देखिए उससे हम थोड़ा जान, अब क्या है ना, मालवा संस्कृति जो अपनी मृदुभांड माने मिट्टी, मृदा यानी मिट्टी, भांड माने बर्तन, तो मृदुभांड यानी मिट्टियों के बर्तन में के कारण जानी जाती है। इस ताम्रपाषाण काल में अगर मालवा किसी खास चीज के लिए जानी जाती है तो ये है कि उनकी मृदुभांडों की उत्कृष्टता के कारण, यानी विशेषता के कारण, है ना। तो ये विशेषता क्या थी, लाल गुलाबी मृदुभांड थे, है ना, जिन पर क्या काले रंग के अलंकरण किए, यानी लाल गुलाबी मृदुभांड है, उसके ऊपर से काले रंग से अलंकरण यानी क्या कुछ डिजाइन वगैरह बने हुए हैं। उसके बाद नवदा टोली, देखिए यानी नवदा टोली का अर्थ क्या होता है समझिए, नाविकों का गांव। नवदा टोली का अर्थ होता है नाविकों का गांव। नर्मदा नदी के तट पर, देखिए ये भी नर्मदा नदी के तट पर, क्योंकि कहाँ है, मध्य भारत में है, इसी के इर्द गिर्द है। तो देखिए ये भी कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। उत्खनन करता, अब देखिए उत्खनन करता कौन है, इसके HD सांकलिया है। तो नवदा टोली के उत्खनन करता कौन हो गया, HD सांकलिया हो गया। यहाँ से वृत्ताकार झोपड़ी के प्रमाण मिले, है ना। यहाँ से किस तरह से झोपड़ी मिले हैं, वृत्ताकार शेफ के झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं ना। नवदा टोली में सबसे अधिक किस्म के अनाज उगाए जाने के प्रमाण मिले। देखिए क्या मिले हैं नवदा टोली में, सबसे अनेक किस्म, यानी आप इस चीज को समझिए, आप इसको कैसे समझ सकते हैं। एक मैं हूँ, एक मेरी फ्रेंड है ना, उसके पास भी बागान है, मेरे पास भी बागान है। हो सकता है मैं अपने बागान में 4 फसलें उगाती हूँ, कुछ भी, आलू प्याज मटर गोभी 4, तो हो सकता है कि मेरी फ्रेंड के पास हो सकता है वो 6 या 7 किस्म के, मेरे अलावा जैसे आलू प्याज मटर गोभी के अलावा वो और 2 कुछ उगा ले, बैगन हो गए, कुछ भी हो गए, जैसे सब्जियाँ, अनेक सब्जियाँ, लौकी कद्दू कुछ भी हो, और 2, तो मेरे पास 4 है, उसके पास 6-7 है। इस तरह से अगर कहीं किसी और जगह कुछ जैसे 4-5 फसलें उगती थी तो यहाँ उसके मैंने दूसरे के मुकाबले यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अनाज उगाए जाने के प्रमाण मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं ना। तो एरन यहाँ मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मध्य भारत के क्षेत्र में आता है। किसके अंतर्गत, मालवा संस्कृति के अंतर्गत आता है। यहाँ एक किलेबंद बस्ती थी, है ना।
ये किस तरह की बस्ती थी? यहाँ का जो बस्ती था वो किलों से बंद था, यानी किले बंद, यानी किले द्वारा घेरा गया था, किले बंद बस्ती थी। कौन? एरन, है ना, जो कि मालवा संस्कृति के अंतर्गत आती है, एरन। तो ये थोड़ा याद रखिएगा कि किले बंद बस्ती कहाँ पर है, कहाँ से प्राप्त हुई है, तो एरन से। इसके अलावा कहाँ से 29 कंगन प्राप्त हुए, 2 कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, कहाँ से अनेक किस्म के कुछ ज़्यादा किस्म के अनाज उगाने के प्रमाण मिले हैं, कहाँ से वृत्ताकार झोपड़ी है। मालवा क्यों जाने जाते हैं? अपनी मृदुहांडों की उत्कृष्टता के कारण। इस तरह से चीज़ों को धीरे धीरे थोड़े थोड़े करके बेसिक से जानते जाइए, क्योंकि देखिए बोलते हैं ना, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। तो चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके हम बहुत सारा नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो चलिए, उसके बाद देखिए मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु में देखिए देमावाद, जो कि ये हम महाराष्ट्र के यहाँ जब जौरवे संस्कृति पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे देमावाद के बारे में। मगर यहाँ पर मैंने क्यों नोट किया, देखिए क्योंकि इसमें देखिए समझने वाली चीज़ है। ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ा ग्रामीण स्थल, यानी ताम्रपाषाण कालीन यानी सबसे बड़ा ग्रामीण पूछा। देखिए ग्रामीण स्तर पर सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? नवदा टोली था। परंतु उसके नीचे देखिए ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ा स्थल, यानी ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रामीण स्तर पर सबसे बड़ा है। और ये क्या है? सबसे बड़ा स्थल, यानी क्षेत्र के हिसाब से ये सबसे बड़ा स्थल क्या है? देमावाद है, जो कि देमावाद गोदावरी के तट पर स्थित है। देखिए ये सब है नर्मदा नदी के तट पर, जो कि ये है गोदावरी तट। क्योंकि देखिए ये क्षेत्र भी अलग हो जा रहा है, ये क्षेत्र हो जा रहा है आपका मध्य भारत, ये क्षेत्र हो जा रहा है महाराष्ट्र। तो इतना जान लिया, तो अब आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और इसके अलावा जो बच गए हैं आपके, इस वीडियो में हमने राजस्थान के क्षेत्रों को देखे हैं, राजस्थान क्षेत्र के कुछ स्थलों को देखे, इसके अलावा मध्य भारत के कुछ स्थलों को इस वीडियो में हमने देखा। अब इसका पार्ट 2 में हम महाराष्ट्र के कुछ स्थलों को और पूर्वी भारत के स्थलों को, साथ ही कुछ ताम्र निधियाँ वगैरह, मृदुहान वगैरह और कुछ 1-2 जानकारी हम देख लेंगे। तो अब तक के लिए बस इतना ही। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।